What's up everyone? Welcome back to the channel। आज बारी है टेलर की टेक्निक पढ़ने की। हमने चैप्टर नंबर 2 में, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर था, फियोल के प्रिंसिपल्स पढ़े 14, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स पढ़े। प्रिंसिपल्स का मतलब, इंपॉर्टेंस, फीचर्स देखे। आज हम टेलर की टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये तो बता दिया कि क्या करना है, अब यहाँ बताया जाएगा कि कैसे करना है। भाई, क्या करने वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसे करने हैं वाली बात। तो आज उसको कवर करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं टेलर की टेक्निक्स। लेट्स बिगिन। बात करते हैं हम टेलर की टेक्निक्स के बारे में। तो बेटा जी, टेलर की टेक्निक्स में तुम लोग देखना कि ये अकेली टेक्निक फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मुझे लगता है आज का पूरी वीडियो में जाएगा। और बाकी ये सारी टेक्निक्स 1, 2, 3, 4 ये सब मैं आपको अलग पूरा वीडियो में बना के दूंगा, क्योंकि आज वाला टेक्निक मुझे बहुत अच्छे से समझानी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्चुअली फंक्शनल फॉर्मेनशिप। 2 शब्दों से ये बना है, फंक्शनल और फॉर्मेनशिप। बड़े ध्यान से समझना, पूरा वीडियो इस टॉपिक को डेडिकेट करूंगा। फॉर्मेनशिप जो वर्ड है, ये है फॉरमैन का काम करने का तरीका। फॉरमैन कौन होता है? फॉरमैन वो इंसान होता है जो लोअर लेवल पे काम करता है और वर्कर्स के साथ टच में वो ही रहता है। ठीक है, तो फॉरमैन का क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से वो काम करे, इस टेक्निक को बोला गया फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अ फॉरमैन इज अ मैनेजरियल फिगर with whom the workers interact on daily basis। ठीक है, he is the pivot around whom entire production, planning, implementation and control revolves। ये वो पिलर है जिसके आसपास सारा प्रोडक्शन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल ये सब घूमता है। टेलर लिस्टेड क्वालिटीज ऑफ अ गुड फॉरमैन। टेलर ने बताया कि एक अच्छा फॉरमैन कैसा होना चाहिए। अगर फॉरमैन अच्छा नहीं होगा तो वर्कर्स अच्छे से कैसे काम कर पाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Taylor suggested the scheme of functional foremanship. Under this scheme, the 2 functions of planning and doing. Taylor का मानना यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करने वाले लोग अलग होने चाहिए और काम करने वाले लोग अलग होने चाहिए। अगर एक ही इंसान है, वही प्लानिंग भी कर रहा है, वही एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्लानिंग अलग कर दो, प्रोडक्शन या एक्चुअल जो काम होना है, डूइंग, वो अलग कर दो। 4 foremen were to look after the planning work and other were to supervise the work in the shop. Taylor contemplated 8 functional experts. टेलर ने बोला कि कम से कम 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए। मेरे साथ साथ डायग्राम्स बनाएंगे कि टेलर ने क्या बोला है। आओ जी, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे फैक्ट्री, क्योंकि टेलर ज़्यादातर शॉप फ्लोर या वर्क स्पेस के बारे में बताता है आपको। ठीक है जी, टेलर ने बोला कि एक वर्क प्लेस या एक फैक्ट्री सबसे पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। फैक्ट्री डिवाइड होगी 2 पार्ट्स में। नंबर 1, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम प्लानिंग इंचार्ज बोल सकते हैं, या तो प्लानिंग इंचार्ज। और दूसरा होगा हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज। तो फैक्ट्री को सबसे पहले तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्लानिंग अलग कर दो, प्रोडक्शन अलग कर दो। ठीक है, अब क्या होगा? इनका काम सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। तो इनका काम प्लान करना है। इनका काम है जो आपने सोचा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना, इस पे ध्यान देना। तो प्लानिंग इंचार्ज क्या करेगा? ध्यान से देखो, प्लानिंग इंचार्ज जो है इसके अंदर 4 लोग होंगे। यहाँ याद रखना, इसके अंदर 4 लोग होंगे। कौन कौन? सबसे पहले आता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तीसरा होता है रूट क्लर्क। और चौथा होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्लानिंग करने वाले 4 लोग होंगे, उनके चारों के अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, चारों अपनी अपनी फील्ड्स में प्लानिंग कर रहे होंगे। सबसे पहला इंसान जो प्लानिंग करेगा वो है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का काम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कैसे बने, क्या रूल्स होने चाहिए,
क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ता है तो उसकी क्या पेनल्टीज होनी चाहिए, अगर वो तब भी नहीं मान रहा तो फिर उसका क्या करना है। तो सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज के अंडर आता है डिसिप्लिनरियन, जो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए चीजें सोचेगा। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब होता है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना, अलग अलग जगह पे भी किस पर्सन को कहाँ होना चाहिए, कितनी देर का काम होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं रिलेटेड टू द वर्क, वो सब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करेगा। तीसरा होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम होता है एग्जैक्ट रास्ता बताना, एग्जैक्ट राह देना कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। एग्जैक्ट रूट कौन बताएगा काम का? रूट क्लर्क। चौथा होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये दो चीजों पे फोकस करता है कि समय कितना लगना चाहिए, खर्चा कितना आना चाहिए। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम एक तो टाइम चेक करना कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम काम होना चाहिए और कितनी खर्चे में होने चाहिए, कॉस्ट शीट भी ये बनाते हैं। तो ये चारों प्लानिंग का काम जो है ये प्लानिंग इंचार्ज के अंडर ये चार बॉस कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर कौन कौन आते हैं? यहां भी चार लोग आते हैं। स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस। सबसे पहले आएगा स्पीड बॉस। सर स्पीड बॉस का काम क्या होगा? स्पीड बॉस का काम होगा ये जो टारगेट्स मिले हैं इनको स्पीडीली पूरा करवाना, कि ऑन टाइम जो इन्होंने टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने टाइम बताया था उसी स्पीड से काम हो और ऑन टाइम सारा काम पूरा हो जाए, क्योंकि ये है प्रोडक्शन इंचार्ज। इन्होंने काम करवाना है फटाफट फटाफट फटाफट, इन्होंने तो प्लान करके दे दिया, पूरा तो यही कराएंगे, इंप्लीमेंटेशन तो इन्हीं के हाथ में है। तो स्पीड बॉस पूरी स्पीड मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है आप जानते ही हो। इंस्पेक्टर का काम होता है इंस्पेक्ट करना, क्वालिटी चेक करना, डिज़ाइन चेक करना कि जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी वो एज पर प्लान बन रहा है या नहीं बन रहा है, सही से काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इंस्पेक्शन करता है इंस्पेक्टर। देन वी हैव रिपेयर बॉस। कुछ भी खराब हो जाए, कोई मशीन खराब हो जाए, कोई टूल खराब हो जाए तो उसको कौन ठीक कराएगा, सब किसको याद करेंगे? सीधा सीधा रिपेयर बॉस को। इसका काम होता है हर चीज़ रेडी रखना, कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी खराब ना हो। देन वी हैव गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है ओवरऑल गैंग को संभालना, सारे रिसोर्सेज लेके आना, किसी भी रिसोर्सेज का कोई शॉर्टेज ना हो, ये कौन मेक श्योर करेगा? गैंग बॉस मेक श्योर करेगा। तो यहाँ पे प्लानिंग के अंदर भी चार बॉस, प्रोडक्शन के अंदर भी चार बॉस, और इन सभी बॉस के अंडर कौन काम कर रहे होंगे? इन सभी बॉस के अंडर काम कर रहे होंगे वर्कर्स। यहाँ पे होंगे वर्कर्स। तो इन वर्कर्स को बताने के लिए ये 8 बॉस हैं। 8 बॉस के ऊपर 2 इंचार्ज हैं, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, और उसके ऊपर पूरी की पूरी फैक्ट्री है। तो एक फैक्ट्री को परफेक्टली चलाने के लिए टेलर का मानना है आपको इस तरीके से काम करना है। इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत काम आएगा, इसको ध्यान से देख के जाना, पूरा प्रॉपर बना के आना और सबके बारे में लिख के आना। तो इस तरीके से आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप काम करता है। अब हम चलते हैं दूसरे टेक्निक के ऊपर जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सर व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में टेलर का ये मानना है कि आप जो भी बनाओ एक स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड शेप, स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाओ। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि हमारे टीवी रिमोट्स होते हैं। टीवी रिमोट्स के अंदर जो सेल डलते हैं, क्या वो किसी भी कंपनी के ले लो, किसी भी रिमोट पे डल जाते हैं? नहीं डल जाते हैं। तो वहाँ पे क्या फॉलो करा जा रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करा जा रहा है। एक स्टैंडर्ड साइज हर कंपनी फॉलो कर रही है, सबकी सेल हो रही है। अब फॉर एग्जांपल हम ऑल आउट रिफिल की बात करते हैं। मेरे पास ऑल आउट की मशीन है, अगर उसमें सिर्फ ऑल आउट का ही रिफिल डलेगा तो फिर सिर्फ ऑल आउट की ही सेल होगी। अब इन केस आपको ऐसा लगे कि मार्केट में ऑल आउट रिफिल शॉर्ट हो गया तो फिर उसमें कोई और तो डलता नहीं है, तो हर कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम सेम डिजाइन के रिफिल्स बनाया करेंगे, चाहे वो मॉर्टिन हो, चाहे वो ऑल आउट हो, चाहे वो कोई और XYZ कंपनी हो। सबने एक ही शेप, एक ही साइज, एक ही स्टैंडर्ड का रिफिल बना दिया, वो किसी भी मशीन में लग जाता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो हो रहा है। कैमरा की बैटरीज ले लो, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो सेम साइज की होती हैं और अलग अलग कंपनी की यूज हो जाती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन।
Standardization refers to the process of setting standards for every business activity. It can be standardization of process, standard process हो, raw material एक ही अच्छी क्वालिटी का हो, standard time, standard product, machinery, methods और working condition. These standards are the benchmarks that must be met. ठीक है, उसके बाद आता है simplification. अच्छा, हम standardization क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट है वो फिक्स टाइप का बन जाए, साइज का बन जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स का बन जाए, ताकि इंटरचेंजेबिलिटी हो पाए. ये इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखना, एग्जाम में आया कई बार. इंटरचेंजेबिलिटी हो जाए, ये टेलर ने कौन सी टेक्निक में बोला? स्टैंडर्डाइजेशन में. स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी बनी रहे अच्छी. स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस मैन और मशीन के प्रॉपर रहें. सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूअस वैरायटीज. फॉर एग्जांपल मैं शर्ट्स बनाता हूँ और मैं शर्ट बनाना शुरू करता हूँ फ्रॉम साइज 36, 38, 40, 42, 44, 46. अब मेरा 46 जो है वो बिकता ही नहीं है. लेबर बनाता ज़रूर है लेकिन बिकता ही नहीं है यार. अब वहाँ पे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एफर्ट भी, एनर्जी भी, पैसा भी, सब कुछ लग रहा है. बना भी रहे हैं और बिक नहीं रहा है, वेस्टेज भी हो रहा है. तो टेलर का मानना है उसे बंद कर दो. अपने काम को कॉम्प्लिकेट मत करो, वैरायटी बनाने के चक्कर में सिंप्लीफाइड रखो. बहुत ज़्यादा, ये बिजनेस स्किल भी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी रखने की कोशिश करोगे ना, कुछ भी नहीं बिक पाएगा. लिमिटेड वैरायटी रखो और उसमें से 2-3 आपके स्टार प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जिसका आपका 70 to 80% सेल हो. वो स्टार प्रोडक्ट्स होते हैं. ऑल्दो ये मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बातें दूसरे चैनल पे बताऊंगा, रजत अरोड़ा टॉक्स पे. यहाँ पे मैंने आपको एक वैसे आइडिया दे दिया. सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब था? एलिमिनेट कर दो जो वैरायटी नहीं बिकती, साइज जो नहीं बिकते, डायमेंशन जो नहीं बिकते. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. इससे क्या होगा? सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीनें, टूल्स, इन्वेंट्री कम होगा, फुलर यूटिलाइजेशन होगा इक्विपमेंट्स का, इंक्रीजिंग टर्नओवर, है ना. मोस्ट लार्ज कंपनीज जैसे नोकिया, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करा है और इससे इन्हें बहुत बेनिफिट्स मिले हैं. तो आज हमने टेलर की 3 टेक्निक्स पढ़ी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन. मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आई होंगी. आने वाली क्लास में एक लास्ट क्लास और लगाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे वर्क स्टडी के बारे में, जिसमें मोशन, मेथड, टाइम और फटीग, ये 4 डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम और चैप्टर खत्म. एक क्लास की बात और है, आपका चैप्टर खत्म, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3. तब तक आप अच्छे से एक रिवीजन ले लेना और चीजें आगे बढ़ाना. ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग. बाय बाय.